दोस्तों ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टाइमिंग दी गई है वो है 150 मिनट, या मान के ये चलिए कि 150 मिनट में आपको जो है 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस हिसाब से अगर देखें तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि जो 30 मिनट बचेगा वो आपको ओएमआर सीट और बाकी चीज़ों के लिए उसमें चला जाएगा। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ये हमारे स्लाइब अटेंडेंट के। और जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सब्जेक्ट इसमें 120 का जो डिवीजन किया गया है, जो पैटर्न ये है कि जो है रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 15 नंबर का 15 क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन आएगा। हम सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर बचता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में जो है 2 लैंग्वेज पूछी जाएगी, एक है हिंदी का, हिंदी हो गया जो है 15 नंबर का, और फिर 15 नंबर का ही इंग्लिश हो गया। 30 नंबर की लैंग्वेज आएगी, तो लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बचता है वो बचता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, जो कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर का होगा। तो ये वाला पोर्शन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब है? इसमें ये मतलब है कि आप लैब अटेंडेंट बनने जा रहे हैं तो लैब में जो है एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, बहुत सारे स्पेसिमेन होंगे, केमिकल्स होंगे और सारी चीज़ें होंगी। तो सबको आपको देखना पड़ेगा, सबको आपको जानना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लैब जो इसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के जो 10 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग जो है इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लैब अटेंडेंट के किसी ना किसी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके एग्जाम में रिपीट होने की पूरी संभावना, उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे, आप लोग वीडियो देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तो हम आगे और भी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन पहले ये एक ट्रायल वीडियो है, इससे ये पता चल जाए कि आप लोग इसे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर देखना देखेंगे, अगर स्टूडेंट्स हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पे हम सारे जो है जितने भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के जो 60 क्वेश्चन हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हों, फिजिक्स को हों, बॉटनी को हों, सारे के सारे का जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये वैसे क्वेश्चन इधर उधर के नहीं होंगे, ये सारे जो है जो कहीं ना कहीं किसी लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट के किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जिनके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना वैसे क्वेश्चन होंगे। तो आज के इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन हैं वो मेनली हैं लैब सेफ्टी पे। ये लैब सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए 10 क्वेश्चंस हैं। लैब सेफ्टी और सिक्योरिटी के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब लैब सेफ्टी का क्या मतलब होता है, लैब सेफ्टी या सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? जैसा कि लैब में हम सभी जानते हैं बहुत सारे केमिकल्स होंगे, बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे। केमिकल अगर इधर उधर किसी ने कोई केमिकल उल्टा सीधा मिला दिया तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है, इलेक्ट्रिक फायर हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, हाथ चल सकते हैं, मुंह चेहरा जल सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पोर्सन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो पोर्सन है लैब अटेंडेंट के एग्जामिनेशन में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन मायने रखते हैं। 50% जो है जो वेटेज इस एग्जामिनेशन में हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, जो कि आप हिंदी भी अच्छे से कर ले जाओगे, इंग्लिश भी कर ले जाओगे। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग वाले ये सबके जो 60 क्वेश्चन होंगे, इसमें सबके मोर और लेस सबके सेम होंगे। जो टॉप जो करेगा, जिसका सिलेक्शन होगा वो उसका होगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले जो 60 क्वेश्चन है जो इसमें सही से कर ले जाएगा। ये थोड़ा सा टफ भी पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें बायोलॉजी भी है। तो सब कुछ आपको ध्यान में रख के करना होगा। तो आज की इस प्रैक्टिस में जो कि मेनली जो है लैब सिक्योरिटी और लैब सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, 10 क्वेश्चंस को हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आखिर पूछे जाते हैं। उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे कि ताकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैब अटेंडेंट इन एन एग्जाम EMRS? तो EMRS क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। मतलब ये नवोदय जैसे स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे रहते भी हैं, वहीं पे पढ़ते भी हैं, वहीं पे क्लास भी चलती है, वहीं पे हॉस्टल भी होते हैं, सब कुछ एक ही कैंपस में होता है। तो EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के किसी लैब में आपको, अगर मान लीजिए फिजिक्स की लैब है या केमिस्ट्री की लैब है या सर सबका एक साथ एक ही लैब बना हुआ है जिसमें सभी का सारा एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें आपको लैब अटेंडेंट बनना है। इस एग्जामिनेशन से लैब अटेंडेंट का मेन काम क्या होता है कि भाई लैब में लैब टेक्नीशियन होते हैं, मेन काम तो टेक्नीशियन का है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो लैब टेक्नीशियन उसको देखेगा, भाई कोई चीज़ कैसे चल रही है, कैसे ख़राब होगी तो उसको कैसे बनाना, कैसे सही करना, लैब टेक्नीशियन का काम है। एक्सपेरिमेंट कराने के लिए टीचर होंगे, टीचर एक्सपेरिमेंट कराएंगे, आपको थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट कराना है। आपका काम है मेनली जितने भी इन सब की हेल्प करना। जो लैब टेक्नीशियन है, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं, जो लेक्चरर साहब हैं, उनकी हेल्प करना। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट में उनकी हेल्प करना। उन्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो उनको ला के आपको देंगे। सारे केमिकल्स जो हैं, सारे जो है
और जो जितने सारी चीज़ें हैं उनका रख रखाव करना, उनको सही जगह पे रखना, उनकी लेबलिंग करना, ये सारा काम एक लैब अटेंडेंट का होता है। लैब अटेंडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसान काम होता है, बहुत टफ काम होता है। अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, कोई केमिकल एक दूसरे से गलत केमिकल दे दी जाए तो हो सकता है रिएक्शन में विस्फोट हो सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक फायर हो जाए या कोई और चीज़ हो सकता है। बच्चों को नुकसान हो सकता है, स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है, अगर पता नहीं होगा तो आपको भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में थोड़ी सी ऊंच नीच होने पे फायर होने की, विस्फोट होने की, जलने की, या फिर जो है केमिकल से कोई जल सकता है। बहुत सारे एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जितने बहुत सारे एसिड होते हैं, अगर स्किन पे पड़ जाए तो स्किन जल जाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लैब अटेंडेंट की क्या है, मतलब जो प्राथमिक जिम्मेदारी है एक लैब अटेंडेंट की ईएमआरएस में, वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि टीचिंग स्टूडेंट्स लेबोरेटरी टेक्निक्स, बच्चों को लेबोरेटरी टेक्निक्स सिखाना, ये क्या लैब अटेंडेंट का काम है? जी नहीं, आप टीचर थोड़ी ना, आपका टीचिंग का काम थोड़ी ना, ना ही आप लैब टेक्नीशियन हैं, ना ही आप टीचर हैं। ये सारा काम जो है लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में बताना, लेबोरेटरी में कैसे एक्सपेरिमेंट होंगे, ये काम आपका नहीं है। ये काम जो है टीचर का होगा, वो आप स्टूडेंट को बताएगा। लैब टेक्नीशियन जो होगा वो कराएगा लैब एक्सपेरिमेंट। आपका काम है सिर्फ उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना। तो ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। घबराइए नहीं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इंग्लिश में दिए गए हैं, मैं उसे हिंदी में पढ़ दूंगा और हिंदी में उसका मतलब भी बता दूंगा, और एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी ऑप्शन देख लेते हैं कि मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन लैब। ये कह रहा है कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक काम हैं वो लैब के वो करना, मैनेज करना, ये लैब अटेंडेंट का काम है। ये भी कोई हमारा काम थोड़ी ना। लैब टेक्नीशियन क्या करेगा, टीचर क्या करेंगे, और जो स्टाफ होंगे वो क्या करेंगे। हमारा काम, लैब अटेंडेंट का काम ये नहीं है कि वो जाके जो है मैनेज करे, वहाँ की लिखा पढ़ी कर रहा है, वहाँ किताब देख रहा है और सब कुछ काम कर रहा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा तो काम क्या है, सी ऑप्शन है, असिस्टिंग द लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की जो है मदद करना। जी हाँ, एंड मेंटेनिंग लैब इक्विपमेंट्स। जी हाँ, जो राइट आंसर है वो सी है। ये कह रहा है कि जो लैब टेक्नीशियन होंगे उनकी असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, लैब टेक्नीशियन का मतलब लैब अटेंडेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसको मेंटेन करना होगा। जितने लैब इक्विपमेंट होंगे, जितने लैब इक्विपमेंट, जितने उपकरण होंगे, जितनी मशीन होगी, जितने उपकरण होंगे, वो सारा का सारा मेंटेन करना, मैनेज करना, उसका रखरखाव करना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी होगी। जितने केमिकल्स होंगे, जितने ग्लासवेयर होंगे, जितने ग्लास के मतलब शीशे के जो सामान होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होगा, जो फनल होगा, जो बीकर होगा, वो सब आपको उसको रखना होगा, उसको मेंटेन करना होगा। यही आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि कंडक्टिंग रिसर्च एक्सपेरिमेंट। रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप पीएचडी थोड़ी ना कर रहे हैं, जो आपको जो है रिसर्च करना है। ना ही आप टीचर हैं, ना ही आपको पीएचडी जो है या रिसर्च स्कॉलर हैं। रिसर्च करने का काम आपका नहीं, रिसर्च जो है टीचर करें, स्टूडेंट करें। आपका काम है सिर्फ जो है लैब टेक्नीशियन का, उसकी मदद करना, टीचर की मदद करना, स्टूडेंट की मदद करना लैब में, और लैब के जितने उपकरण है, जितने सामान है, उसकी जो है उसकी सही से रख रखाव करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसे जो है अंडरलाइन कर दीजिए, इसे जो है हाईलाइट कर दीजिए। इज ए कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशन इन लेबोरेटरी। ये पूछ रहा है कि लेबोरेटरी में इनमें से कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। प्रिकॉशन मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी सावधानी जो है लैब में नहीं बरती जाती है, नहीं बरतना होता है। पहला कह रहा है कि बियरिंग अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये क्या, ये नहीं है। बियरिंग जो है अप्रोप्रिएट, नॉट ए कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशन इन लेबोरेटरी, ये तो है ही है, ये तो है ही है भाई। बियरिंग पीपीटी किट ये है। पीपीटी किट क्या होता है, अगर आप लोगों ने उस समय वो देखा होगा, वो वाला क्या था, जब जो है कोरोना फैला हुआ था तो सारे डॉक्टर जो है, जितने जो है काम करने वाले थे, सब के सब पीपीई किट पहनते थे। पीपीई का मतलब होता है पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव, ई फॉर इक्विपमेंट। पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव, ई फॉर इक्विपमेंट। वो जो लैब की कोट वोट आती है, जो चेहरा पूरा ढकते थे, जो फेस शील्ड आती थी, जो ग्लव्स हाथ में पहनने वाला आता है, ये सब क्या है, ये भाई सेफ्टी के लिए है। तो पर्सनल जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही तो हैं, पर्सनल सेफ्टी के लिए तो हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है प्रिकॉशन के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। जब भी कोई लैब में आएगा, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट को जब भी टीचर लेके जाते हैं तो वो पहले से ही ब्रीफ कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि उन्हें जो है कोई चीज़ छूने से पहले ग्लव्स पहन लेना है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो फेस शील्ड लगा लेनी है, मास्क लगा लेना है, अपना जो है वो लैब कोट जो आती है उसको पहन लें, ताकि कोई कपड़े पे अगर कहीं पे कुछ गिर जाए तो उससे वो चीज़ ख़राब ना हो। बी कह रहा है कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इनसाइड द लैब।
तो ये कोई सेफ्टी प्रिकॉशन थोड़ी ना भाई, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये नहीं है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन थोड़ी ना है। यहाँ पे जो है आप किसी को खाने मत दीजिएगा, किसी को लैब में कुछ भी अगर कोई स्टूडेंट लेके आ रहा है तो उसे खाने मत दीजिएगा, तुरंत मना कर दीजिएगा और बाहर भगा दीजिएगा। क्योंकि सारी जिम्मेदारी आप पे आएगी, लैब टेक्नीशियन भी बच जाएगा, टीचर भी बच जाएगा। वो तुरंत आप पे टाल देगा कि आपकी गलती थी भाई, आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं मना किया। अगर कोई बच्चा वहाँ पे कुछ खा पी रहा तो उसको तुरंत मना कर दीजिएगा, उसको जो है कह दीजिएगा कि जब लंच होगा तब खाएगा या क्लास के बाहर क्लास में जाके खाएगा। यहाँ लैब में जो है खाने पीने का कोई काम नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन देता है प्रॉपरली लेबलिंग केमिकल कंटेनर्स। केमिकल कंटेनर जितने भी होते हैं, जितने भी डिब्बे होंगे केमिकल की, रसायन की, जितनी शीशी बोतल सब आपके पास होगी, उन सब पे नाम लिखना जरूरी है। क्योंकि नहीं नाम से सही लेबलिंग का मतलब क्या होता है, लेबलिंग का मतलब होता है कि उस पर नाम लिख दीजिए। मान लीजिए ऑक्सीजन की जो है डिब्बी है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो उस पर ऑक्सीजन लिखा होगा, ऑक्सीजन लिखा होगा भाई, उस पर ऑक्सीजन लिखा होगा। मान लीजिए सोडियम है तो उस पर भाई सोडियम लिखा होगा, उस डिब्बे पे सोडियम लिखा होगा। अगर नहीं लिखोगे तो खोज ही नहीं पाओगे, क्योंकि 1000 केमिकल पड़े होंगे भाई, ढेर सारा चीज़ पड़ा होगा। अगर उसको सही से लेबल नहीं करोगे और सही पे सही अलमारी में सही रैक पे नहीं रखोगे, जब तो ज़रूरत पड़ेगी खोज ही नहीं पाओगे। अगर टीचर तुरंत कहेगा कि भाई जो जाके पोटेशियम ले आओ, और पोटेशियम अगर आपको नहीं पता है कि पोटेशियम वाली अलमारी किस अलमारी में आपने पोटेशियम रखा हुआ है और किस नाम से रखा हुआ, तो आप कैसे खोजोगे। लैब अटेंडेंट टीचर के पास इतना काम थोड़ी ना होगा भाई, इतना जो है समय होगा कि आपको बैठ के इंतजार करेगा, तुरंत आपको डांट देगा, प्रिंसिपल से शिकायत कर देगा, तुरंत निकाल दिए जाओगे। तो प्रॉपर लेबलिंग, सही तरीके से लेबलिंग का मतलब उसका नाम करना, जितने भी केमिकल कंटेनर है सब पे लेबलिंग नाम करना, ये जरूरी है, सेफ्टी प्रिकॉशन में आता है भाई, इसको जरूरी है। नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर सही से प्रॉपर जो है केमिकल नहीं करोगे तो हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तेजाब हो गया, उसमें आपने कहीं कुछ सोडियम लिख दिया। सोडियम जो होता है वो तो इतना विस्फोट नहीं करता भाई, लेकिन जो तेजाब है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, अगर वो चीज़ है उस पर आपने नहीं लिखा और किसी ने बच्चे ने उसको सोडियम समझ के छू दिया तो क्या होगा, पूरा हाथ जल जाएगा उसका, तो नुकसान हो जाएगा ना भाई। तो लेबलिंग सही से करना, उसको सही जगह रखना लैब अटेंडेंट का काम है। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि नोइंग द लोकेशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक आइस वॉश स्टेशन एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये जरूरी बार सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए ज़रूरी है कि भाई वो जो फायर जो जिससे आग बुझाई जाती है, वो फायर एक्सटिंग्विशर वो कहाँ रखा हुआ है। कहीं आग लग गई तो कैसे, वहाँ खोजने का समय थोड़ी ना होता है, आग लगी तुरंत आप फायर एक्सटिंग्विशर उठाओगे और उससे जो है आग को बुझा दोगे। इसी प्रकार किसी की आँख में अगर मान लीजिए कुछ चला गया, धुआं चला गया या कोई केमिकल चला गया, या किसी ने गलती से आँख को टच कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आई वॉश वहाँ रखा हुआ है, गैस जो फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला यंत्र है वो वहाँ पे है, वो चीज़ वहाँ पे है। सब चीज़ आपको आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये सब के सब सेफ्टी प्रिकॉशन में आते हैं। और जो सेफ्टी प्रिकॉशन में नहीं आता है कि ड्रिंकिंग एंड जो है ईटिंग जो है इनसाइड द लैब, खाना पीना, ये सब जो है वहाँ पे ये सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, इसको भाई तुरंत मना कर दीजिएगा। ये सेफ्टी में अगर आता है, सेफ्टी का उल्लंघन है। तीसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू इफ़ एक्सीडेंटली स्पिल ये केमिकल ऑन योर स्किन वाइल वर्किंग इन द लैब। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए गलती से एक्सीडेंट से कोई चीज़, कोई केमिकल जो है वो आपकी स्किन पे, आपके त्वचा पे गिर जाती है जब आप लैब में काम कर रहे थे। लैब में अगर जब आप काम कर रहे थे, चाहे आपकी स्किन के गिर जाए, आपकी त्वचा पे, आपके हाथ पे, आपके पैर पे, आपके चेहरे पे कोई केमिकल लग जाए गलती से, किसी स्टूडेंट के लग जाए, टीचर के लग जाए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, बताइए क्या करेंगे आप। ऑप्शन ये कह रहा है कि इग्नोर कर दो, छोड़ दो यार, हो गया गिर गया छोड़ो, ठीक है। इट विल जो है इवेपोरेट इट्स ऑन, ये कह रहा है कि इग्नोर कर दो, छोड़ दो, ऐसे अपने आप जो है हवा में उड़ जाएगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि रिंस द अफेक्टेड एरिया विथ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। ये कह रहा है कि अपने हाथ को जहाँ पे, मतलब जहाँ पे भी जो है केमिकल लगा है, उसको जो है टैप वाटर के नीचे जाइए और लगातार 15 मिनट तक उसको जो है उसमें अपने हाथ को धुलिएगा। तीसरा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर कह रहा है कि कवर इट विथ बैंडेजेज। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जहाँ पे जो है केमिकल लगा है उसको जो है बैंडेज से जो है ढक दीजिए, उसको कवर कर दीजिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि अप्लाई अल्कोहल टू दी अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे जो है स्किन में जो केमिकल लगा हुआ वहाँ पे अल्कोहल लगा दीजिए और आपका हाथ सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, मान लीजिए आपके हाथ पे या किसी स्टूडेंट के हाथ पे कोई केमिकल लग गया है, तो सबसे पहले काम यही है कि उसको रिंस करवा दीजिए, उसको हाथ धुलवा दीजिए 15 मिनट तक। कोई भी केमिकल होगा 15 मिनट में अपने आप जो है वॉश हो जाएगा, अपने आप धुल जाएगा। 15 मिनट के बाद उसको आपको जो है
चाहे उस पर कोई क्रीम जो है जो एंटीसेप्टिक होगी, कोई जो है पेन किलर होगा, जो भी चीज़ होगी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। लेकिन पहला काम ये करिएगा, उसका हाथ जो है उसके हाथ में अगर लगा है तो हाथ धुलवा दीजिएगा, चेहरे पे लगा हुआ तो चेहरा को जो है बढ़िया से पानी से धुलवा दीजिएगा। ये रहा तो तीसरे का ऑप्शन। और चौथा आप देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट कॉमनली फाउंड इन द लेबोरेटरी। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, कौन सा जो है सेफ्टी इक्विपमेंट है, कौन सा उपकरण है जो कॉमनली मतलब प्रायः जो है फाउंड लेबोरेटरी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लैब में पाया जाने वाला सेफ्टी उपकरण कौन सा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया माइक्रोवेव ओवन, ये है माइक्रोवेव ओवन है। दूसरा दिया है टोस्टर, टोस्टर ये है। फ्यूम हुड तीसरा ऑप्शन है, फ्यूम हुड ये है। और चौथा ऑप्शन है कॉफ़ी मेकर। अपना कॉमन सेंस लगाइए और आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या होगा भाई। ऐसी कौन सी सेफ्टी इक्विपमेंट है जो लेबोरेटरी में हमेशा पाई जाती है? हैं भाई माइक्रोवेव ओवन का सेफ्टी से क्या मतलब है भाई? किसी चीज़ को खाना थोड़ी ना वहाँ हमें गर्म करना। माइक्रोवेव लैब में होते हैं, जाहिर सी बात है होना है, ज़रूरी होता है। कभी कभी बहुत चीज़ों को गर्म करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सेफ्टी इक्विपमेंट थोड़ी ना हो। तो किसी चीज़ को गर्म करना हो तो माइक्रोवेव ओवन यूज होता है। टोस्टर, अरे भाई हमें कोई चीज़ टोस्ट थोड़ी ना करनी है, हमें जो है ब्रेड जो है उसको टोस्ट करके थोड़ी ना खाना है, ये भी कोई सेफ्टी उपकरण थोड़ी ना है। फ्यूम हुड, जाहिर सी बात है फ्यूम हुड जो है ये एक लैब जो है, हर जितने भी अच्छे लैब होते हैं, सरकारी लैब होते हैं, उसमें फ्यूम हुड होता है। फ्यूम हुड का काम क्या होता है कि ये आपने चिमनी देखी होगी, घर में चिमनी लगी होती है, जो किचन होती है चिमनी आजकल लगती है, उसी तरह फ्यूम हुड भी होता है, एक चिमनी जैसा होता है। ये क्या करता है कि जितने भी धुआं निकलता है, कोई भी फ्यूम निकले, कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए वहाँ पे जो है केमिकल का काम करोगे, हो सकता है कोई चीज़ जो है धुआं निकल रहा है, कोई और चीज़ केमिकल वहाँ से उड़ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो ये फ्यूम हुड क्या करते हैं, ये उसको जो है सोख लेते हैं, खींच लेते हैं और उसको बाहर लैब से बाहर निकाल देते हैं। एक्सटिंग्विशर जैसा होती हैं। तो इससे क्या होता है कि लैब जो है सुरक्षित रहती है, वहाँ पे जो है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। बहुत तरह के केमिकल जब हम मिलाते हैं तो उसमें से रिएक्शन होते हैं, अपने आप भाप निकलती है, अपने आप जो है धुआं निकलने लगता है। तो वो सारी चीज़ फ्यूम हुड जो है उसको बाहर निकाल देता है, लैब से बाहर निकाल देता है, उसको खींच लेता है और खींच के बाहर निकाल देता है। कॉफ़ी मेकर क्या कॉफ़ी थोड़ी ना बनाना है भाई वहाँ पे। तो ये रहा लैब का। पांचवा जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ब्रोकन ग्लासवेयर इन द लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ग्लासवेयर है, कोई शीशे का सामान है, लेबोरेटरी में टूट जाता है, तो उसको कैसे आप डिस्पोज करोगे, उसका डिस्पोजल कैसे करोगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं कि प्लेस इट इन दी रेगुलर ट्रेस बिन, जो हमारी ट्रेस बिन होती है वो जिसमें जो है कूड़ा रखते हैं, कूड़ा बिन कहते हैं जिसको, डस्टबिन कहते हैं, उसमें डाल दीजिए। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि रैप इट इन ये पेपर टॉवेल एंड प्लेस इट इन ये डिजिग्नेटेड ग्लास डिस्पोजल कंटेनर। सी ऑप्शन कह रहा है कि लीव इट ऑन द लैब बेंच फॉर समवन एल्स टू डील विथ इट। एंड डी कह रहा है कि बरी इट इन द गार्डन आउटसाइड द लैब। ये कह रहा है कि अगर कोई शीशे का सामान टूट जाता है, लैब में बहुत सारा होगा, बच्चे कभी गिरा देंगे, कभी आपके हाथ से गिर के टूट जाएगा, हो सकता है कोई ग्लास टूट जाए, कोई टेस्ट ट्यूब टूट जाएगा, कोई बीकर टूट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अधिकांश तो ग्लास की होती हैं, तो जैसे ही गिरती हैं बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो टूट जाएगी तो उसको क्या करोगे भाई, उसको डस्टबिन में डाल दोगे। रेगुलर डस्टबिन होते नहीं भाई, उस डस्टबिन में तो सब कुछ पड़ा था, क्योंकि भाई शीशे का सामान है, टूटेगा तो उसमें जो है किसी का हाथ लग जाएगा, किसी का पैर पड़ जाएगा तो तुरंत कट जाएगा वो। तो रेगुलर डस्टबिन में नहीं डालना, हमें जो सही चीज़ करना है कि जो भी चीज़ टूट रही है, एक जो है पेपर टॉवेल आता है, कोई भी पेपर ले लीजिए बढ़िया सा, उसको उसी में जो है ढक लीजिए, उसी में जो है इकट्ठा कर लीजिए। और कंटेनर आते हैं, ग्लास डिस्पोजल कंटेनर होते हैं, हर लैब में पड़े होते हैं, डिब्बा जैसा होता है, उसी में डाल दीजिए। इससे पता चलता है कि भाई इसमें कोई चीज़ जो है शीशे का सामान टूटा हुआ है, तो जो भी उसको उठाएगा, जो चपरासी आएगा उठाने के लिए, उसको भी पता होगा, वो ले जाएगा। फिर बाद में जो है उसका डिस्पोजल सही तरीके साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। तो राइट आंसर अपना यही है कि कोई भी शीशे का सामान टूट जाए तो उसको पेपर टॉवेल में जो है लपेट लीजिए, और लपेट के जो ग्लास डिस्पोजल कंटेनर होते हैं, जो डस्टबिन ग्लास डिस्पोजल डस्टबिन होती है, उसमें डाल दिया जाता है। सी कह रहा है कि लीव इट ऑन द बेंच। कोई और आके कह रहा है कि उसको बेंच पे छोड़ दो, लैब बेंच पे छोड़ दो, कोई और आएगा अपना उठा के ले जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा गलती मत करिएगा। तो सारा लैब अटेंडेंट आप है, आपका काम कोई और क्यों करेगा भाई, आपका काम आपको करना है। डी ये कह रहा है कि बरी कर दो, दफना दो, गार्डन आउटसाइड द लैब, लैब के बाहर कोई गार्डन है उसमें ले जाके दफना दो। अरे नहीं भाई, ये कहाँ करोगे, दफना दोगे तो कल का उसमें जो है जो माली होगा स्कूल का, वो ले जाके वहाँ पे जो है उसको खुदाई करेगा, उसके हाथ पैर में लग सकता है। ये नहीं करना। जो सही तरीका है कि उसको आप जो है किसी कागज़ में लपेट के, जो कंटेनर ग्लास डिस्पोजल कंटेनर आते हैं, आप उसको उसी में डाल दीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूज इन ये लेबोरेटरी। सेंट्रीफ्यूज का क्या काम है भाई।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मक्खन निकालते हैं पहले ज़माने में जो है दही जो जमाई जाती थी, दही को जो है एक मटकी में लेके उसको मथा जाता था, तो मथा जाता था उससे घी अलग हो जाता था। तो ये जो घी अलग होता था मथने से, वही सेंट्रीफ्यूज का मतलब है। मथने से कोई चीज़ अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। है तो बहुत साइंटिफिक है, लेकिन मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि मिक्सिंग केमिकल्स, केमिकल्स को मिलाने के लिए इसका काम आता है। अरे नहीं भाई, इतनी महंगी मशीन है, इसका काम जो है केमिकल को मिक्स करने के लिए हम बीकर में लेके किसी जो है उसमें फ्लास्क में लेके उसको जो है मिक्स कर लेंगे। इतनी बड़ी मशीन को यूज क्यों करेंगे भाई। दूसरा ऑप्शन है ये है कि सेपरेटिंग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन डेंसिटी, यानी डेंसिटी के आधार पे, घनत्व के आधार पे तत्वों को यानी सबस्टेंस को, पदार्थों को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज किया जाता है। जी हाँ, राइट आंसर आपका यही है। जो डेंसिटी होती है हर एक सब्जेक्ट, हर एक सबस्टेंस की, हर एक केमिकल की अपनी अलग अलग डेंसिटी होती है। जब हम किसी चीज़ को नचाते हैं तो वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से जो है अलग हो जाते हैं। मान लीजिए किसी की डेंसिटी भारी है तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई यहाँ पे आ जाएगा, कोई यहाँ पे आ जाएगा, कोई यहाँ पे आ जाएगा। इससे आप जो है उससे सेंट्रीफ्यूज से उस डेंसिटी के हिसाब से किसी सबस्टेंस को अलग कर सकते हैं। यही इसका राइट आंसर है। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर क्यों नापोगे भाई। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर है, थर्मामीटर है आपके पास, थर्मामीटर पड़ा होगा, थर्मामीटर होगा, उससे हम टेम्परेचर नापेंगे। हम जो है सेंट्रीफ्यूज से क्यों नापेंगे। डी ये कह रहा है कि स्टोरिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट। अरे भाई, लेबोरेटरी इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए हमारे पास अलमीरा रखे हुए हैं, हम उसमें क्यों कोई इक्विपमेंट रखेंगे। तो राइट आंसर आपका होगा कि सेपरेटिंग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन दी डेंसिटी। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन लेबोरेटरी ग्लासवेयर आइटम। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम है जो ग्लास आइटम है, ग्लास का, शीशे का कौन सा सामान है या उपकरण है जो लेबोरेटरी में यूज नहीं होता है, जनरली यूज नहीं करते हैं। तो ग्लास के क्या होते हैं भाई, बीकर होते हैं, बीकर होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, सब ये सब ग्लास के बने होते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बीकर, बीकर जो होता है वो ग्लास का बना होता है। ये है बीकर आपका, बीकर, बीकर हो गया ये, जिसका ऊपर जो है मुंह जो है थोड़ा सा पतला होता है, बीकर, इसको बीकर कहते हैं, ग्लास का बना होता है। ये जो नंबर लिखे होते हैं ये नापने के काम आते हैं। मान लीजिए 400 ml का हो गया, ये 1000 ml का जो है क्या है, बीकर है। ये देखिए ये 100 ml का जो है आपका जो है फ्लास्क है, इसको फ्लास्क कहते हैं। जो चौड़ा मुंह वाला होता है इसको फ्लास्क कहते हैं। 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml, 100 ml, अगर यहाँ तक भरा हुआ है ये पूरा, तो समझ जाइए कि इसमें 100 ml है। तो बीकर भी ग्लास के होते हैं, फ्लास्क भी ग्लास होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते ही होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब हैं, जो पतले वाले लंबे वाले होते हैं ये टेस्ट ट्यूब होते हैं, ये भी ग्लास के बने होते हैं। आपका बनता है बुनसन बर्नर, बर्नर जो है जलाने का काम करता है भाई। ये होता है, बहुत सारी चीज़ जो होती है जलाने के काम आती है, तो ये ग्लास का नहीं होता है भाई, ये ग्लास तो है ही नहीं, ये तो बर्नर है भाई, ये जलाने के काम आते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को गर्म करना है, कोई केमिकल है, उसको गर्म करने के लिए बुनसन बर्नर का प्रयोग किया जाता है। तो ये ग्लास का नहीं बना होता है, ये स्टील लोहे का बना होता है। ग्लास का होगा तो वो गर्म हो जाएगा तुरंत, वो फट जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर ये है कि बुनसन बर्नर जो है ये ग्लास वेयर नहीं है। बाकी सारे सब ग्लास के आइटम है जो लैब में यूज होते हैं, किसी ना किसी काम में आते हैं। 7वां से 8वां क्वेश्चन आ जाए। व्हाट डज MSDS स्टैंड फॉर इन लैब सेफ्टी। ये पूछ रहा है कि जो MSDS होता है उसका क्या नाम है। MSDS होते हैं भाई, हर केमिकल अगर आप उठाओगे, कोई भी इक्विपमेंट उठाओगे, ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ साइन बने होते हैं, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन लिखी होती है भाई, इसको ऐसे मत करना, ये टूट जाएगा, ये जल जाएगा, ये फूट जाएगा, सारा डिस्क्रिप्शन उसमें पहले से लिखा होता है। वो कहता है कि भाई इसको कूल में जो है स्टोर करो, इसे जो है धूप से बचा के रखो, इसको लेबोरेटरी में रखो, इसको फ्रिज में रखो, इसको यहाँ रखो, सारी चीज़ें होती है जो, तो उसी का क्या नाम है। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मटेरियल्स एंड सप्लाईज डेटा सीट, मेडिकल एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट सिस्टम, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट मैनुअल। लेबोरेटरी तो है ही नहीं, यल तो इसमें यम से शुरू हो रहा भाई, तो मेडिकल तो है नहीं, मेडिकल से भी कोई मतलब नहीं है। मटेरियल एंड सप्लाईज, सप्लाईज का भी कोई इससे जुड़ा हुआ नहीं मतलब है। सेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि सेफ्टी ही कह रहा, तो ये जो राइट आंसर होगा कि मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, जो MSDS का पूरा मतलब है मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये है, इसी का नाम है MSDS। और हर केमिकल पे, हर इक्विपमेंट पे ये सब छपा होता है भाई कि ये इलेक्ट्रिक वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, जहर है, ये चीज़ है, ये है। तो
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारा जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, सेफ्टी से, सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी केमिकल या उपकरण पे जो चीज़ लिखी होती है एमएसडीएस, उसका पूरा मतलब है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, और जिस पे उसका डिस्क्रिप्शन होता है उस मटेरियल के बारे में भाई कि इसको कैसे सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा के बारे में, उसकी सिक्योरिटी के बारे में उसे लिखा होता है, उसी का नाम है एमएसडीएस। अब हमारा 9वां क्वेश्चन आता है कि इफ़ ये केमिकल फायर अकर्स इन ए लेबोरेटरी, अगर मान लीजिए कोई केमिकल में आग लग जाती है लेबोरेटरी में, तो उस टाइप में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाएगा। अब ये तो नहीं है भाई, केमिकल में अगर आग लगेगी तो अलग मैटर हो जाएगा। जनरल आग लग रही है, आप जो है जो लाल वाला जो सिलेंडर आता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र, उसको यूज कर लोगे। उसमें जो है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें केमिकल जो है पड़े होते हैं। अब हमारी चीज़ जो आती है उसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी केमिकल में आग लग गई, तो आप लैब में कौन सा, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में एक ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा। अब अगर बिजली में लग जाएगी, उसमें अगर पानी आप फेंकोगे, ये कह रहा है कि टाइप ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो ABC हैं ये एक्सटिंग्विशर के टाइप होते हैं, और टाइप के बेसिस पे जो है हम जब किस चीज़ में आग लगती है तो उसी बेसिस पे हम यूज करते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, या फिलहाल हम जो है ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं कि केमिकल फायर कोई लग जाती है लैब में, तो हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। टाइप ए यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, सी या डी यूज करेंगे। टाइप ए होता है वाटर बेस्ड जो है फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसका यूज केमिकल पे नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जिस पे फायर अगर में उसमें पानी डाल दिया जाए तो उसमें विस्फोट हो जाएगी। बी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, हर केमिकल पे ये भी काम नहीं करता। सी टाइप का आता है ड्राई केमिकल ऑलमोस्ट जो होता है, हर ड्राई पाउडर आते हैं, वो जो है उसका यूज करोगे तो हर तरह के केमिकल को आग बुझाने में ये प्रयोग होता है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। डी कहता है कि मेटल भी हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ये है कि अगर कोई केमिकल फायर लग जाए तो हमें टाइप सी का फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें ड्राई केमिकल यूज होता है, उसका प्रयोग करना होता है। अब हमारा आता है 10वां क्वेश्चन कि व्हेन मेजरिंग लिक्विड्स इन ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर हाउ शुड यू रीड द वॉल्यूम। ये कह रहा है कि जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं ये वाले, इनको मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का मतलब है होता है ये, मान लीजिए आपको कहते हैं कि आप जो है निकाल लीजिए 100 ml जो है पानी निकालिए, कह रहे हैं कि 100 ml H2O निकाल लीजिए, डिस्टिल वाटर निकालिए, तो आप इसमें ले लीजिए। तो ले लीजिए तो कहाँ तक लोगे भाई, यहाँ तक लोगे भाई, 100, 90 और 110 के बीच में लोगे ना, तो यहाँ तक पानी भर लोगे तो 100 ml पानी आपका हो जाएगा। मान लीजिए कह रहे हैं कि आप भाई जो है कोई और लिक्विड ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, कितना कह रहे हैं कि 10 ml ले लीजिए, तो मान लीजिए 10 का मेजर यहाँ पे, तो आप 10 ml यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ तक भर लीजिए। तो इस तरह से ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं, जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, जब हम इसको कहाँ से नापते हैं भाई, हम ऊपर से ही तो नापते हैं। मान लीजिए हमें 250 ml लेना है, तो हम यहाँ पे 250 यहीं पे तो देखेंगे भाई कि कहाँ तक भरा हुआ है। अगर यहाँ तक भरा हुआ है पूरा, तो हम मान जाएंगे कि भाई 250 ml ये पूरा है। तो ये कह रहा है कि एट द टॉप ऑफ द मेनिस्कस यानी लिक्विड कर्व, जी हाँ, उसको ऊपर से ही देखेंगे, टॉप से ही देखते हैं, ये राइट आंसर है। ये कह रहा है कि एट द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, यानी ये जो सिलेंडर है, जो मेजरिंग पॉइंट है, इसके बॉटम से लेंगे। बॉटम से क्यों लेंगे भाई, हम तो टॉप से पता करते हैं ना भाई कितना ml उसमें जो है लिक्विड भरा हुआ है। मिड से लेने का कोई मतलब नहीं है। इट डजेंट मैटर, यू कैन रीड एट एनी पॉइंट ऑफ द मेनिस्कस, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा ऊपर से नापते हैं, जो भी मेजरिंग सिलेंडर होती है, जो भी चीज़ होती है, हम उसको ऊपर से नापते हैं कि उसमें कितना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग को ये ज़्यादा वीडियो देखेंगे चलेंगे तो हम अभी इस 10 क्वेश्चन